लखनऊ में रजनी गुप्ता जी से वार्तालाप कर रहा हूँ। रजनी गुप्ता जी, अपना परिचय जरा स्वयं दें। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैंने अपना एक संगठन थोड़ा सा इधर पास में आइए आप, अब देखिए आप आ रहे हैं। मैंने अपना करियर भी स्टार्ट किया था एक एनजीओ सेक्टर से ही, और उसके बाद वहाँ से 2003 में मैं अपनी सेवा से मुक्त हो गई। उसके बाद मैंने संगठन में ही काम, जिस संगठन में मैं थी उसके लिए काम कर रही हूँ। बेसिकली मैं एक शिक्षाविद लाइब्रेरियन थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कई इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हूँ, इंटरनेशनल और नेशनली। और अभी आप समाज के लिए और देश के लिए क्या करने की कोशिश कर रही हैं? अब एक देश के लिए करने का ये एक सहयोग रहता है, क्योंकि समाज सेवी हूँ। मेनली विमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा, कि महिलाओं की जो व्यथा है, जो सरकार ने भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दी है, तो सरकार के साथ जो जो महिलाओं को उन्होंने जो सुविधाएं दी हैं उसके ऊपर मेनली मैं आवाज़ उठाती हूँ, और ऐसे संगठन के साथ भी मिलकर काम करती हूँ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपको स्वतंत्रता मिली या आपको स्वतंत्रता नहीं मिली? आपको क्या लगता है कि जो ये आज़ादी है ये फर्जी आज़ादी है? हमने वही जो है ना नियम जो कि अंग्रेजों ने बनाए थे उन्हें अपने संविधान के रूप में मोटे तौर पे अडॉप्ट कर लिया है। उसमें इतने घटिया प्रावधान भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 333 है। उसमें जो है 2 एंग्लो इंडियन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का, नॉमिनेशन करने का प्रावधान है। तो ये एंग्लो इंडियन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे प्रावधान क्यों होना चाहिए? इसमें जो है नेहरू जी ने जिद करके बैकडोर से आदरणीय सरदार पटेल जी को प्रभावित करते हुए और सरदार पटेल जी की जो अपनी छवि थी उसको उपयोग करते हुए उन्होंने एक आर्टिकल 370 बैकडोर से डलवा दिया, और इसके बाद एक पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से एक आर्टिकल 335A किसने बनाया? क्योंकि रिकॉर्ड में तो कुछ नहीं है, उसको पार्लियामेंट में भी चर्चा नहीं हुई, उसकी कैबिनेट में भी चर्चा नहीं हुई। तो वो जो है आर्टिकल 35A बिना आर्टिकल 368 जो कि संविधान की व्यवस्था है कि संविधान में आप कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो उसे पार्लियामेंट में डिबेट होगी, या उसको जो है ना व्हाटएवर द प्रोविजन अंडर 368 उसकी व्यवस्था के अनुरूप पालन करके ही आप संविधान में एक परिवर्तन कर सकते हैं। तो 35A जैसा खतरनाक आर्टिकल, जिसके तहत जो है ना 2 संविधान, 2 विधान और सब जो है ना, जो आज की जितनी भी समस्याएं जो पैदा की गई, वो जो है 1954 मई 1954 में बैकडोर से लाया गया बिना संवैधानिक प्रक्रिया के पालन किए हुए। और वो नेहरू जी जिनकी हम गुणगान करते हुए कभी थकते नहीं हैं, जिन्हें हम कभी चाचा नेहरू कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, वो चाचा नेहरू जी ने असंवैधानिक तरीके से वैधानिक को किनारे रखते हुए आर्टिकल 35A डाला, और जो आर्टिकल 35A 1954 मई 1954 में आया, और संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को संस्थापित हो चुका था, राइट? ये जो है 26 नवंबर 1949 में बन चुका था, और ये संस्थापित हुआ 26 जनवरी 1950 में, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये संविधान जब 1950 में लागू हो चुका था, तो आर्टिकल 35 जैसा बहुत ही घिनौना आर्टिकल कैसे नेहरू जी पूरी संवैधानिक व्यवस्था को किनारे रखते हुए डाल पाए? और जब इन्होंने ये नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट का कराने की कोशिश की, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं कर सकते, इसमें ये 8 खामियां हैं। तो हमारे आदरणीय नेहरू जी कहते हैं कि इसमें 8 खामियां हैं, ये मैं सहमत हूं, ये अपन चाय पर चर्चा कर लेंगे, आप जो है इसे जारी करिए। तो इस तरीके से उसे जारी कर दिया गया, और वो संविधान का हिस्सा बन गया। इतना बड़ा संविधान का हिस्सा बनने वाली चीज वो बिना संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था के कैसे बैकएंड से लाई गई? वो किसने बनाया? क्यों डेलिब्रेट नहीं हुआ? क्यों कैबिनेट में नहीं आया? उसके जो है ना वो क्यों नहीं किए गए? ये ढेर सारे प्रश्न हैं।
और उसे जब इन्होंने अडॉप्ट किया जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने अपने संविधान में, क्योंकि इन्होंने उसके तहत 35A के तहत उन्हें अपना संविधान बनाने की जो है ना इजाजत दे दी। तो वो जब उन्होंने अपना संविधान बनाया, जो कि मेरे ख्याल से 1956 में बनाया गया है, ठीक है ना। तो 1956 में जब जो जो है उनका कानून जो है ना उन्होंने अपना संविधान बनाया, तो उसमें आर्टिकल 35A को उन्होंने 1944 से लागू कर दिया। तो जब 1948 में राजा हरि सिंह ने एसेंट दी कि हम भारत के हिस्सा हैं जी, उस समय के जो है ना, और आप 1948 के बाद ही जो है भारत ने अपनी फौज भेजी और आप जो है ना कश्मीर को स्वतंत्र कराया, और आधा पूरा अच्छे ढंग से उसे स्वतंत्र भी नहीं होने दिया गया। आपको शायद मालूम है कि नहीं है, इन्होंने जब राजा हरि सिंह ने 1948 में जो एक्सेंट साइन किया था, उस समय कोई शर्त नहीं थी जी, तो फिर नेहरू जी ने 35A क्यों बनाया, बैकड्रॉप में क्यों बनाया? पहले तो आर्टिकल 370 ही गलत डलवाया, वो भी जो है नेहरू जी की जिद थी। आपके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जो कि संविधान समिति के जो है चेयरपर्सन थे, उन्होंने तो जो है ना इसका घोर विरोध किया, यहाँ तक कि वो वॉकआउट कर गए थे। मतलब उन्होंने इसका इतना विरोध किया कि वो वॉकआउट कर दिए, और ये आर्टिकल 370 संविधान का हिस्सा भी नहीं बन पाता। ये खुद विदेश चले गए और आदरणीय जो है सरदार पटेल जी को कह के गए कि अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि इसे संविधान का हिस्सा बनाइए। तो आर्टिकल 370 ये चचा नेहरू देश के साथ विश्वासघाती हुए क्यों जो ना संविधान का हिस्सा बनाना चाहते थे, नंबर 1। नंबर 2, 35 इन्होंने फर्जी लाया, नंबर 2। नंबर 3, 1948 में जब राजा हरि सिंह ने एक्सेशन सर्टिफिकेट साइन कर दिया, तो उसके बाद जो है जब फौज भेजी गई और फौज ने कहा कि साहब हमको 3 दिन का समय दो, हम जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी अपने क्षेत्र में ले आएंगे। तो इसने शेख अब्दुल्ला से बात की जी, तो शेख अब्दुल्ला ने कहा भाई आप उस जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे तो वहां तो मुझे कोई नेता ही नहीं मानता है, तो आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को क्यों मिलाना चाहते हो? तो दुष्टता की हद देखिए कि हमारे चचा नेहरू जी उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कहां जाके की? ऑल इंडिया रेडियो में जाके। जी, इतना बड़ा निर्णय कहां डिस्कस होना चाहिए था? कैबिनेट में, पार्लियामेंट में, राइट? आप बिना वहां जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं, और कहते हैं कि हम प्लेबिसाइड कराएंगे। आप प्लेबिसाइड क्यों कराएंगे? आप कश्मीर से भेदभाव क्यों कर सकते हैं? यदि आपको प्लेबिसाइड कराना तो सब जगह कराइए, जूनागढ़ में कराइए, हैदराबाद में कराइए, वो तो नहीं कराया आपने। इसका मतलब है आपने जानबूझ के, और आपने उसे ऑल इंडिया रेडियो में क्यों घोषणा की? आप जो है ना यूनाइटेड नेशंस पे गए, आप कह रहे हैं हम प्लेबिसाइड कराएंगे, तो आपने अपनी जबरदस्ती आप मुझे मार वाली बात कही। तो ये सब बहुत बड़ी दुष्टताएं इस शासन के साथ हुई। और इस व्यक्ति ने, आपको ये मालूम है आपका राष्ट्रगान क्या है? अच्छा थोड़ा सा, नहीं वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान जनगण मन है, तो थोड़ा सा गा के कहते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये भारत के भाग्य विधाता है कौन है? आपको मालूम है कौन है भारत के भाग्य विधाता? ये गाना जो है 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, बनाया था, नहीं 1911 में हुआ। 1911 में जब किंग जो है ना ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम भारत में आए, तो उनके सम्मान में ये गीत गाया गया। तो भारत भाग्य विधाता कौन हुए? जॉर्ज पंचम, राइट? उनसे हम क्या कह रहे हैं कि हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपसे आशीष मांगते हैं। जय गाथा किसकी है? गाए तब जय गाथा है। आशीष किससे मांग रहे हैं? जॉर्ज पंचम से। तो जॉर्ज पंचम को भाग्य विधाता कह रहे हैं, जॉर्ज पंचम से आशीष मांग रहे हैं, जॉर्ज पंचम की जय गाथा कर रहे हैं। ये गुलामी के प्रतीक इस गीत को राष्ट्रगान क्यों होना चाहिए? सही कह रहे हैं। मतलब दुष्टता देखिए कि कितनी गुलामी इसके खून में भरी हुई थी कि इसने जो जॉर्ज पंचम को भाग्य बताता बनाने वाला
उनका आशीष मांगने वाला, उनकी जय गाथा करने वाला गीत है, उसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया। ये दुष्टता की प्रतीक है, ये गुलामी और दासता का जो है ना प्रतीक है जी। और यही कारण है कि देश के साथ बहुत षड्यंत्र किए गए। अब मैं रजनी जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ये देश दो भागों में बटा जी। भारत और पाकिस्तान, मांग की थी जिन्ना ने, राइट जी। माननीय गांधी जी ने कहा था कि यह देश दो भागों में मेरी लाश के ऊपर बनेगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है। तो फिर गांधी जी ने तो एक अनशन भी नहीं रखा कि जो है ना ये देश जो है ना दो भागों में नहीं बटेगा। क्यों नहीं रखा? नंबर 1। नंबर 2, जब आपने धर्म के आधार पर दो देश बनाए तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई वो सब भारत में क्यों रह गए? बिल्कुल सही कहना है, ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि यदि उन्हें भारत में ही रहना था तो उन्हें पाकिस्तान नहीं बनाना था। जी जी जी। अब पाकिस्तान यदि उन्होंने बना लिया अपने जिद से तो उन्हें यहाँ से रवाना करना चाहिए था, जाओ भागो पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। नंबर 3, ये कैसे बना भारत और पाकिस्तान? किसने बनाया? कौन सा हिंदुस्तान में जाएगा, कौन सा पाकिस्तान में जाएगा, किसने तय किया? तो एक वकील था जिसका नाम था रेडक्लिफ, वो पेशे से वकील था जी। उसने टोपो सीट पे एक लाइन खींच दी जहां उसको दिल किया जी। और वो आपका जो है ना भारत और पाकिस्तान का जो है सीमा रेखा बन गई जी। मतलब आप इतने बुद्धू थे कि आपको कुछ नहीं मालूम था कि कहां लाइन खींचना चाहिए। वो क्यों लाइन खींचेगा? हमें लाइन खींचना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने जिद करके पाकिस्तान बनाया उन सबको जो है ना वहां भेजना चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने कहा कि जो मुसलमान यहाँ से चले गए हैं उनके घर जो है ना हिंदुओं को ना दिए जाए, जो हिंदू वहां से भग के आए हैं उनको ना दिए जाएं, क्योंकि हमारे वो मुस्लिम भाई वापस आएंगे। अरे भाई, जब आपने धर्म के आधार पर दूसरा देश बना दिया तो वो मुस्लिम भाई कैसे वापस आना चाहिए, क्यों वापस आना चाहिए और उन्हें वापस आने की स्वतंत्रता क्यों होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ उनको यहाँ से बाहर जाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए था और उन्हें वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनकी जिद के कारण बनाया, हमारी जिद तो नहीं थी, उनकी जिद थी। तो जिसने बनाया और जिन्होंने बनाया उनको यहाँ पे गवर्नर बनाया गया, मंत्री बनाया गया। तो ये सब दुष्टताएं हैं। जो हिस्टोरियन है उन हिस्टोरियंस ने पूरी हिस्ट्री बदल दी, आपके अच्छे चीज को जो है ना छिपा लिया और उसको छिपाने के लिए उनको खूब अच्छा मेहनताना मिला, उनको जो है ना पद्म श्री से नवाजा गया, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। उन्हें जो किताबें लिखी जाती थी उन किताबों को जो ना स्कैन करने के लिए और अप्रूव करने के लिए कमेटी थी, उन कमेटी में रखा गया था जिससे कि अच्छी किताबें जो सत्य को लिख रही हैं वो छप ही ना पाए। बिल्कुल सही बात। तो दुष्टता की ये पराकाष्ठा है। हम जो लोग जो अपने आप को विद्वान कहते हैं उन्हें अपना सही इतिहास ही नहीं मालूम है। तो जो व्यक्ति को अपना इतिहास नहीं मालूम है और वो सही बात नहीं कह पाया है वो विद्वान कैसे हो सकता है? अब ये दुष्टता की पराकाष्ठा देखिए, आपने संविधान वही ले लिया, फिर आपने नियम कानून कौन से लिए? वही ले लिए। आज के दिन भी आप की पुलिस जो है 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। 1861 का जो पुलिस एक्ट बना है, यह पुलिस एक्ट कब और किन हालात में बनाया गया था? तो आप लोग जरा याद करिए। 1857 में रानी की लक्ष्मीबाई और सभी लोगों ने मिलके और मंगल पांडे से शुरुआत हुई थी और ये 1861 का पुलिस जो है का एक्ट जब जो है पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से इंग्लैंड को जो है ना ब्रिटिश एम्पायर को ट्रांसफर हुआ तो उस समय जो है ये 1861 का पुलिस एक्ट बनाया गया था भारतीयों का शोषण करने के लिए, भारतीयों का दमन करने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उनके व्यवसाय को तोड़ने के लिए। हमारे इन जिन गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को ये सत्ता ट्रांसफर हुई थी, जो जिसके लिए कि एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया 17 जुलाई 1947 को, जिसे ब्रिटेन की क्वीन महारानी ने एलिजाबेथ ने 18 जुलाई 1947 को अपनी एसेंट दी, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को हमें पावर ट्रांसफर हुआ और हमने उसे झूठा प्रचारित किया कि हमें आज़ादी मिल गई है। हमें बिल्कुल आज़ादी नहीं मिली, हमें ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को, और ये अंग्रेज ही थे। आप ये देखिए, आपको ये मालूम है कि कांग्रेस किसने बनाई थी? कांग्रेस तो एक संगठन
उस समय आजादी के लिए बनाया गया। नहीं नहीं, कोई आजादी हाँ। के लिए नहीं बनाया गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। जी। एक अंग्रेज ने किया था जिसका नाम था ओ ए ह्यूम। ये ओ ए ह्यूम जो है, ये उस समय इटावा के कलेक्टर थे ओ, और इन्होंने कांग्रेस बनाया था ऐसे लोगों का क्लब जो या तो ब्रिटेन में पढ़े लिखे हों। एक अंग्रेजों का क्लब था, इसका नाम था एंटरटेनमेंट क्लब। जी। तो ये उनके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था और इसके पीछे का मकसद ये था कि नेटिव इंडियन से कैसे संवाद किया जाए, इन दुष्टों को बीच में रख के इनका उपयोग करके हम अपने अंपायर को बढ़ा सकें और जो बात हम नहीं समझा पा रहे हैं वो ये हमारे काले अंग्रेज उनको समझाएंगे। तो ये आपका जो है ना, कांग्रेस किसी भारतीय ने नहीं बनाई। अच्छा। ये जो है एक ब्रिटिशर ने बनाई है जिसका नाम था ओ ए ह्यूम, राइट। फिर इसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्ति आए। अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं। आपको ये मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस एक आईसीएस ऑफिसर थे जी। वो जो है यहाँ से गए, उसमें परीक्षा जो है ना ब्रिटेन में देना होती थी और उस समय जो है एक फ्रेंच का पेपर भी रहता था जी। एक युवा जाता है चैलेंज को स्वीकार करके, उसे कोई फ्रेंच नहीं आती है, वो एक महीने वहां मेहनत करता है, फ्रेंच भी सीखता है, सब कुछ करता है और सुभाष चंद्र बोस जी की रैंक 4थी रैंक थी आईसीएस में। मतलब ही सेकंड द होल वर्ल्ड कि एक भारतीय बच्चा एक महीने में जो है ना केवल आईसीएस को क्रैक करता है बल्कि 4थी रैंक लेता है। उसका चरित्र और जज्बा देखो कि उसने आईसीएस से रिजाइन करके भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जब उसने देखा और जब उसको समझ में आया कि कांग्रेस तो बेकार कांग्रेस है, ये तो जो ना फालतू में समय पास कर रही है। ऐसे बहुत सारे मौके हैं जिसमें गांधी जी ने कहा कि आई डू नॉट वांट जो है ना एनी फ्रीडम एट द रूइंस ऑफ द इंग्लिश। अरे भाई, उन्होंने आप पे कब्जा किया, आपको गुलाम बनाया, तो उनके रूइंस तो अपने आप ही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब रिकॉर्ड पे है। जब जो है लॉर्ड एटली जो है ही वाज द प्राइम मिनिस्टर जब आपको स्वतंत्रता मिली 1947 में जी। तो एक जस्टिस चक्रवर्ती थे, उन्होंने लॉर्ड एटली से पूछा जी कि जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत चुके थे, कांग्रेस सुप्त अवस्था में थी और उस समय की ढेर सारी किताबें ये बात बताती हैं कि गांधी जी ने ओपनली ये बात कही कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम गिरफ्तार नहीं होना चाहते हैं और कांग्रेस पूरी तरह से इनएक्टिव पड़ी हुई है। थोड़ा समय जो है ना क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा आया जिसको जो है ना एक छोटा सा मौका मिला, अरे भाई जब अत्याचार हो रहा है तो जो है थोड़ा बहुत चोरा चोरी जैसी घटना तो हो जाएंगी, बल्कि चोरा चोरी की घटना होगी तभी साले जो है ना अंग्रेज डरते। तो इन्होंने उस अपना जो है क्विट इंडिया मूवमेंट वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों के कहने पे ही एक हल्का सा जो है ना ये दिखाने के लिए कि हम एक्टिव हैं बनाया। जब जो है आजाद हिंद फौज वहां से लेके आई गई तो पहले जरा एटली ने क्या कहा वो आपको बता देते हैं। तो एटली से जब जस्टिस चक्रवर्ती ने पूछा कि आपने क्यों स्वतंत्रता दी, क्या ये गांधी और नेहरू के कारण हुई? तो उन्होंने कहा नहीं, नॉट एट ऑल, राइट। उन्होंने कहा कि तो फिर उन्होंने कहा क्या कारण है, क्यों दिया? भाई आप जो है ना वर्ल्ड वार जीत चुके थे, सभी जो है ना इनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो उन्होंने कहा कि साहब हमको जो है भारत को रन करना हमारे लिए इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ तो उन्होंने पहले तो नंबर 1 और 2 3 रीजन बताया। पहला रीजन बताया कि सुभाष चंद्र बोस के कारण, दूसरा उन्होंने रीजन कहा कि आजाद हिंद फौज, तीसरा उन्होंने कहा कि इंडियन आर्म फोर्सेस जिसमें कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों जी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता। तो उस समय जो है आजाद हिंद फौज जो है ना गिरफ्तार हो चुकी थी, उसका ट्रायल जो है रेड फोर्ट में चल रहा था, राइट। नेहरू जी जो है ना कहीं से निकल के आए, उन्होंने काला कोट पहन के वकीलत कर ली। क्यों वकालत की? उन्हें आजाद हिंद फौज से ढीले भर की जो है ना सिंपैथी नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जनता में उबाल था, कांग्रेस इनएक्टिव पड़ी थी, उन्हें लगा कि बहुत खराब छवि जाएगी, चुनाव होने वाले हैं, बहुत बुरा स्थिति बनेगी, इस भय से ये काला कोट पहन के वहां पहुंचे। और इस व्यक्ति ने आजाद हिंद फौज से थोड़ी बहुत सिंपैथी होती तो उन्हें वापस लेते जी। उन्हें पेंशन देते, उन्हें कोई फ्रीडम फाइटर का स्टेटस देते जी। इस व्यक्ति ने उन तीनों में से कोई भी काम आजाद हिंद फौज के लिए नहीं किया। इसका मतलब है अंदर से ये
जला हुआ था। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं कि बीच में इसने सुभाष चंद्र बोस से कहा कि साहब ये भारत की फोर्सेस से लड़ने के लिए आ रहा है, अंग्रेजी फौज से लड़ेगा, मैं जो है ना गुरिल्ला वारफेयर करूंगा। नेहरू ने यहां तक कहा कि मैं खुद जो है ना गुरिल्ला वारफेयर करूंगा। तो ये क्या हो रहा है? एक सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति जो कि विदेश जाता है, आजाद हिंद फौज बनाता है, 11 आपको मालूम है कि 11 देशों ने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी 1942-43 में ही जी, इंक्लूडिंग रशिया। आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कि आज एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि वो नेहरू जी ने जो है चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी में ये लिखा कि साहब देखिए ये सुभाष चंद्र बोस को रसिया ने जो ना वो दे दी है, शरण दे दी है और ये तो रसिया जो है ना अपनी शर्तों का वायलेशन कर रहा है, प्लीज हैंडल रसिया एज यू डीम फिट। अच्छा, मतलब आप इतने दुष्ट हैं कि आप जो है सुभाष चंद्र बोस से डरे हुए हैं क्योंकि आप में तो कोई चरित्र ही नहीं था, आप तो चरित्रहीन व्यक्ति थे। आपने जो है अंग्रेजों के तंत्र, अंग्रेजों की शर्तों पे, अंग्रेजों के द्वारा खींची हुई लाइन में जिन लोगों ने बनाने में उनकी भूमिका थी उनको सब यहीं रहने दिया गया, उनको आपने मंत्री बनाया, उनको आपने सब कुछ बनाया, तो फिर ये दो देश क्यों बने थे? आपने संविधान के विरुद्ध जो है ना आर्टिकल 35 है उसमें डाला। तो एक के बाद एक दुष्टता की। आपने सुना होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जो है इलीगली इन्होंने हत्या कर दी, उनकी माँ ने कहा तो जो है ना उसका वो भी नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री वहां गए, उनको मरवा दिया गया, उनको मरवा दिया गया है और उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। और ऐसा नहीं था, रसिया उस समय जो है इनसे ताशकंद से में जो है उसने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। एक जो है मिस्टर कॉल जो उसमें एम्बेसडर थे, उनके जो है ना खानसामे को भी किया था। तो ये हत्या में एम्बेसडर मिस्टर कॉल जो कि श्रीमती गांधी के सीधे जो रिश्तेदार थे, इन सब की भूमिका रही और इन दुष्टों ने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। तो ये कहते हैं भाई आप पोस्टमार्टम तो जब पुलिस संदेह करती है, तो उनकी पत्नी ने संदेह किया, यहां तक कि रशियन गवर्नमेंट ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, तो आपको संदेह क्यों नहीं हुआ? ये एक दुष्टता है इस देश के साथ। कितने जो है ना षड्यंत्र किए जाएंगे और किस जो है ना सीक्रेसी के नाम पे डॉक्यूमेंट जो है ना सामने लाके क्यों जो है ना ऑथेंटिकली गवर्नमेंट क्यों नहीं कहती है कि साहब ये गलती हुई है। और आज भुगत तो रहे हैं धीरे धीरे करके, उसका वो रूप नहीं है। देखिए अभी अपन बात कर रहे थे संविधान की, फिर आपने सब नियम कानून वही अडॉप्ट कर लिए जो आपके शोषण के लिए, आपको अपमानित के लिए बनाए गए। चाहे वो जो है ना पुलिस हो तो पुलिस एक्ट ऑफ 1861, चाहे एविडेंस एक्ट हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे वो हो, राइट। और आपने जो थोड़े बहुत नियमों में थोड़ा बहुत कहीं चेंज भी किया है, वो एकदम नोशनल किया है, नाम वाम बदलने का, एक आध 2 धाराएं दाएं बाएं बदलने की, आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आपने इस मशीनरी को, जो कि आपका जो है ना गन्ना पेरने की मशीन थी, जो आप गन्ना थे और उसके रस निकाल के वो ब्रिटेन भेजते थे, वही मशीन इन काले अंग्रेजों के लिए भी गन्ना पीस रही है आप लोगों को, और अब ये जो पैसा है वो स्विस बैंक में चला जा रहा है। वो तो पहले से भी नहीं, मेरा कहने का मतलब है तो हम स्वतंत्र नहीं हुए, सत्ता का हस्तांतरण हुआ गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों की। और इसमें जो है ना किसी पार्टी विशेष के बारे में मुझे नहीं कहना है, सभी जो है ना जो भी पार्टियां आई हैं वो सब पार्टियां काले अंग्रेज हैं, जिसमें भाजपा भी को भी मैं काला अंग्रेज कहूंगा, क्योंकि उसने क्या बदलाव किया है? ना संविधान में बदलाव किया, ना तंत्र में बदलाव किया। तंत्र को जो थोड़ा बहुत पावर भी दिए हैं तो वो तो शोषण की मशीन है, उसे अकाउंटेबल कहां बनाया? ये बताइए, ये विडंबना का विषय है कि यहाँ का तंत्र निर्णय ना ले तो उसकी जिम्मेवारी नहीं है, विलंब से निर्णय ले तो उसकी जिम्मेवारी नहीं है, गलत निर्णय ले तो उसकी जिम्मेवारी नहीं है। गलत निर्णयों के लिए उसे जिम्मेवार क्यों नहीं बनाना चाहिए? एक पटवारी आता है, आपका गलत नक्शा वो कर देता है, वो रेवेन्यू बोर्ड में जो है ना वो जो है ना सफाई तक सब गलत है, किसी का कुछ बिगड़ता है क्या? आप आपस में लड़ते हैं, आपस में मर्डर हो जाता है, आप उसको झेलते रहते हैं। ये दुष्ट जो है, ये दुष्ट मशीनरी जिसकी निकम्मेपन के कारण जो है ना वो झगड़ा बना है, उसका क्या दायित्व है? हम तो इवन जुडिशरी के बारे में कह रहे हैं कि जुडिशरी भी जो है, जो भी वो निर्णय लिख रही है वो आंख बंद करके गलत निर्णय ना दे, उसे अपने निर्णयों को, गलत तथ्यों को जो है ना तोड़ मरोड़ के यदि वो पास करता है तो उससे कम से कम एक शोकॉज नोटिस तो जारी करना चाहिए था कि ये चीजें रिकॉर्ड पे आई थी, ये आपको क्यों नहीं दिखी?
एवरीबडी शुड बी अकाउंटेबल, हमारी गवर्नेंस शुड बी अकाउंटेबल, आवर जुडिशरी शुड बी अकाउंटेबल। आज जो है हम जो प्राइवेसी के नाम पर जो सुधार नहीं होने दे रहे हैं, वो आपकी प्राइवेसी से किसी को लेना देना नहीं है। उन्हें डर ये है कि यदि ये जो है चीजें लिंक हो गई तो जो हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो करोड़ों में अकूत संपत्ति हम कमा रहे हैं, वो सब लिंक हो जाएगी कि हमें इतने लाख रुपए तो मिलते हैं और उसे हम 10 गुना कैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये डर है। यदि उनका डर जो है और या उनका कंसर्न आपकी राइट टू प्राइवेसी है, तो ऐसा नियम बनाए कि राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो। यदि कोई भी तंत्र जो है राइट टू प्राइवेसी को गलत ढंग से यदि हैंडल करता है जी, तो उसको जो है ना जेल भेजा जाए। जी, ऐसा हमें तंत्र बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पनिशमेंट तो देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि भगवान ने अपने पास एक चित्रगुप्त रखा, राइट? चित्रगुप्त का नाम आपने सुना है? सुना है। चित्रगुप्त जो है अकाउंटेंट जनरल ऑफ गॉड हुए। वो सब लेखा जोखा रखते हैं। जब हम मरते हैं तो वो हमको हमारे वीडियो दिखाते हैं कि भाई तुमने ये किया ये किया ये किया। दिखाते कि नहीं दिखाते? उन्होंने कभी किसी एक का वीडियो दूसरे को दिखाया क्या? नहीं, मैं पूछता हूँ, दिखाया कि नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। तो इसका मतलब है चित्रगुप्त जो है, भगवान जैसा व्यक्ति भी एक चित्रगुप्त रखता है। तो तभी वो ओमनीसेंट एंड ओमनी प्रेजेंट कहलाते हैं। तो ओमनीसेंट एंड ओमनी प्रेजेंट एक नेगेटिव चीज नहीं है। अपराधियों को हम राइट टू प्राइवेसी देते हैं, लेकिन यदि वो अपराध करेंगे तो उसी समय उठ के वो जो है ना उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग होगा। हम उसे अपराधी बने रहने के लिए जो है आवेदन नहीं देते हैं। ये व्यवस्था होना चाहिए। तो जैसे चित्रगुप्त जो है वो सब इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, ऐसा ही हमें ऐसा तंत्र जो है ना, डिजिटल तंत्र हमने खुद खड़ा किया है, जिसका नाम हमने डिजिटल चित्रगुप्त दिया है। और इसके लिए कानून हमने जो है ना भारतीय सरकार को भेजा है BPRND के माध्यम से, जिसका हमने नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। और ये जो है इसमें हमने राइट टू प्राइवेसी भी गारंटी की है। और यदि कोई जो है ना अनऑथराइजली यदि उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए भी स्पेसिफिक क्राइम बनाया है। और इन सब में जो है ना बहुत डिफिकल्ट जो है ना बेल प्रोविजन रखे गए हैं। और इसके साथ में जो इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, यदि इस अथॉरिटी का चेयरमैन भी कहीं ना कहीं यदि वायलेशन करता है तो उसका रिपोर्ट पुलिस जो है ना 7 दिन में उसका इन्वेस्टिगेशन कर लेगी और 15 दिन में जो है ना उसमें सजा हो जाएगी। और सजा भी जो है ना एक वायलेशन के लिए 7 साल की सजा है। तो यदि आपने 4 वायलेशन किए तो 28 साल के लिए मिनिमम, जिसे जुडिशरी भी 7 साल से कम नहीं कर सकती है, 28 साल के लिए वो जेल में लॉक हो जाएगा। हमें ऐसी प्रभावी व्यवस्था की अपेक्षा है। ये राइट टू प्राइवेसी के नाम पर ढकोसला ना किया जाए और किसी भी सरकार को उस राइट टू प्राइवेसी से जो है खेलने ना दिया जाए। और जो हम जैसे ब्यूरोक्रेट जो इनके हाथ के पपेट बन जाते हैं, यदि राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करते हैं तो हम लोग को जेल में होना चाहिए। हम ऐसी सशक्त व्यवस्था स्थापित करें और जो काम भगवान ने जो है ना आप किया है वो चीज बुरी नहीं हो सकती है। लिहाजा क्रिमिनल्स की 360 डिग्री की इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, जो कि क्राइम फ्री भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण जो है जिम्मेवारी भी है। तो इस तरीके की हमें एक सशक्त व्यवस्था जो है ना स्थापित करना चाहिए। आपके सब हद तक इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। और आज के समाज को इसी की जरूरत है। जो आप वैसे तो आपकी जो सोच है अपने इतने उसमें आपकी बातों से ये महसूस हुआ कि शायद परिवर्तन जो है वो आ सकता है अगर इसमें। अब आपने परिवर्तन की बात कही, तो परिवर्तन कौन लाएगा? काले अंग्रेज लाएंगे क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, काले अंग्रेज लाएंगे क्या? वो तो काले अंग्रेज आदत पड़ गई है। नहीं, आदत वाली बात नहीं है जी। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो चुनाव के पहले पटियों पे थे जी। कई लोगों को तो जो है ना इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने पैसे से अपनी गाड़ी करके जो है ना फॉर्म भरने चले जाए, इतना पैसा भी नहीं था। और जैसे वो चुन गए वो करोड़पति बन गए। ये तो मैं शुरू से ही मेरा तो अपना रहता ही है। तो इसका मतलब वो किसने उसने इसी तंत्र को, इसी भ्रष्टाचार को यूज करके, आज भ्रष्टाचार निवारण दिवस भी है, एंटी करप्शन डे है, तो एंटी करप्शन डे की आज जो है, इस एंटी करप्शन डे में एक करप्शन तो इस तंत्र में छिपा हुआ है जी। हम जो है ना बड़ी बड़े गोलमोल बातें करते हैं, ये रिप्रेजेंट करे, फलाना करे, एंटी करप्शन डे करे। एंटी करप्शन डे जो है
हमारे तंत्र में छिपा है, शोषण हमारे तंत्र में छिपा है। जी। हमने अपने तंत्र को अकाउंटेबल नहीं बनाया है। ये अपने किसी डिसीजन के लिए जिम्मेवार नहीं है। ये डिसीजन ना लें तो इनकी मर्जी, डिसीजन लें और विलंब से लें तो इनकी मर्जी, गलत डिसीजन लें, जानबूझ के गलत डिसीजन लें तो इनकी मर्जी। और अब तो जो है संयम है कुतवाल तो डर किस बात का है। बिल्कुल तो अब जो है हम बेशर्मी से अपने ऊपर जो है ना एक पट्टा लगा के घूम रहे हैं, और ये जो काले अंग्रेज और हमारी काली मशीन जो कि आपके शोषण के लिए बनी है, वो हैंड एंड ग्लोव हो गई है। अब ये बात बेशर्मी से हो गई, पहुंच गई है। अब आप ये देखिए, अभी कुछ दिनों पहले आपने एक लेटर वेटर वायरल हुआ कि इतनी गाड़ियां लगाई जाए, प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, ये किया जाए, वो किया ये तो जाए। हमेशा ही होता है। नहीं, जब मैं नौकरी में आया था जी। उस समय कलेक्टर, एसपी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, इन सब लोगों को इनफॉर्मली कहा जाता था। जी। और हम लोग का जो अपना पर्सनल प्रभाव होता था, वो ट्रांसपोर्टर से बात करके अपने पर्सनल प्रभाव से कुछ गाड़ियां वाड़ियां लगवाते थे। अब ये टैक्स पेयर की मनी से, टैक्स पेयर के पेट्रोल से, जी, टैक्स पेयर के जो ना के खर्चे पे नाश्ता, लंच और वो हो रहा है, और लाने वाले को 500 रुपए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो इस पैसे का ये दुरुपयोग नहीं है। भीड़ क्यों इकट्ठी की जा रही है? हमारा तो सोचना ये है कि जितने भी उद्घाटन है, ये सब उद्घाटन जो है अब डिजिटली होना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हुसेवर ऑनरेबल, वो जो भी बात कहेंगे वो 200 आदमियों के सामने, 5000 आदमियों के सामने क्यों करना चाहते हैं? वो बटन दबाएं, उनकी जो बात है वो पूरे विश्व सुनेगा। जी। तो जब हम विश्व को सुना सकते हैं, तो कुछ लोगों को जो है ना, जिनको हम पैसा देके भाड़े के लोगों को जो है इकट्ठा कर रहे हैं, ये इस देश के टैक्स पेयर की मनी का जो है ना सबसे बड़ा दुरुपयोग है। तो ये व्यवस्था इस शोषक मशीन से मिलके, जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जहां पर कि बजट को खर्च करना अपने आप में एक कीर्तिमान माना जाता है, वो बजट ठीक ढंग से यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब ये सोचिए कि अब डिजिटल व्यवस्था आ गई है, तो सब चीज डिजिटली होती है। तो इस सिस्टम की दुष्टता देखिए, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के पहले अपने भ्रष्टाचार का पैसा अपने पास ले लेती है। जी। ये बात आप किसी से छिपी है क्या? नहीं, ये बात किसी से छिपी है क्या? नहीं, बिल्कुल। तो ये बात जग जाहिर है कि भ्रष्टाचार इंस्टीट्यूशनल है। जी। हमारे नेता उनको पोस्ट करने के लिए पैसे लेते हैं। फिर कोई व्यक्ति वहां रहना चाहता है, स्पेशली दूध देती गाय के जो विभाग के लोग हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, तो वहां बने रहने के लिए पैसा देना पड़ता है। जी। तो ये पैसा कहां से आएगा? तो हमें एक ठेकेदार अभी कुछ दिन पहले मुझसे बात कर रहा था, मैंने उसको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे उसे लोड किया हुआ है जी। उसने मुझे बताया कि साहब 40% पैसा तो जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त ही ले लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उसने कहा कि साहब जो है, बीच में एक बहुत अच्छा सिस्टम लाया था कि कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज थे जिससे कि क्वालिटी कंट्रोल हम कर पाए। जी। तो ये अब क्वालिटी कंट्रोल वाले भी जो है ना कहते हैं कि भाई मुझे भी भागीदारी चाहिए, तो 10% क्वालिटी कंट्रोल वाले लेने लग गए हैं। तो वो भ्रष्टाचार का एक सेकंड तरीका हो गया। फिर बोले नेता गाय बगाए किसी न किसी नाम से चंदा इकट्ठा करने आ जाते हैं, तो 10-15% वो ले लेते हैं। तो कुल मिला के जो है 60-65% तो जो है ना इसी में चला गया। अब बोले भाई साहब हमको भी पेट, हमारे में पेट है, हमारे बच्चे हैं, उन्हें भी हमें पढ़ाने लिखाना है, तो 10% तो कम से कम हमें चाहिए। तो फिर कितना बचा हुआ पैसा जो है ना, कितना जो है ना जमीन पे खर्च हो रहा है? कुछ नहीं खर्च हो रहा है। तो ये हिसाब पहले ही सरकार तो ये एंटी करप्शन डे में क्या हम ये शपथ ले सकते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा तंत्र लाएंगे, ऐसी व्यवस्था लाएंगे जो अकाउंटेबल होगी। हम इस तंत्र से छोटे मोटे जो है ना पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश नहीं करेंगे। हम इस तंत्र से जो है ना वो नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, और इस तंत्र को भ्रष्टाचार करने के लिए, आदमियों को शोषण करने के लिए नहीं आगे बढ़ाएंगे। आज ये व्यवस्था काले अंग्रेजों को बहुत भा रही है। आप ये देखिए, इतनी सारी कमेटी बनाएंगे, इतने सारे कमीशन बना गए हैं, जैसे ही हम किसी सुधार की बात करते हैं तो इनकी रूहें कांप जाती हैं, ये डर जाते हैं। ये किसी अच्छी पुलिस को चाहते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभावी पुलिस होगी तो वो क्राइम को भी कंट्रोल करेगी और वो करप्शन को भी कंट्रोल करेगी। इन्हें टट्टू चाहिए, इन्हें अपनी पुलिस चाहिए जो इनके कहने पे किसी को बंद करे। जो जिसको बंद करे वो शरीफ भी हो सकता है, उसे अपराधी होने की जरूरत नहीं है। और इनके अपराधियों को जो है ना मंच पे बिठा के फूल माला पहनाए, उनको जो है ना सलामी दे, और उनको जो है ना ये कानून का निर्माता बना देंगे, तो वो कानून का निर्माता बनेंगे। रजनी जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मालूम है 2019 में जो पार्लियामेंट बनी है उसमें कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं? नहीं, इसका रिकॉर्ड तो मैंने नहीं, आंकड़ा तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों को जो
किसी भी चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं तो वो उन्हें एक एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमेशा देना देना पड़ता है। जी तो उस एफिडेविट के हिसाब से मुझे बताया गया है कि 42% जो लोग हैं पार्लियामेंट्रियन हैं जी उनकी आपराधिक रिकॉर्ड है, जी और उसमें से 29% तो ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके खिलाफ बहुत ही गंभीर अपराध हैं, हत्या, डकैती, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, ऐसे अपराध हैं। इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साक्षर भी होना चाहिए, साक्षरित होना चाहिए। क्या विडंबना का विषय है कि इस देश में कानून का निर्माता होने के लिए मर्डरर, रेपिस्ट, किडनैपर सभी जो है ना पसंद आ रहे हैं। मैं आपसे एक चीज और भी कहना चाहता हूं, जी। अभी कुछ दिन पहले एक PIL लगी थी जी और वो PIL ये थी, इसी बात पे थी कि अपराधी जो है वो कानून के निर्माता नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि भाई साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं क्या जी। करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ, हाँ, नियम तो जो है ना पार्लियामेंट को बनाना है। तो हमारे आदरणीय मोदी जी ने नियम तो नहीं बनाया है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बना दे एक आध सप्ताह में। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि माननीय मोदी जी चाहेंगे तो मुझे भी कमेटी में रख दें, मैं बता दूंगा क्या क्या करना है, ठीक है ना। एनीवे, खैर ऐसा होने वाला है जी, नहीं, जी। ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनेगा, जी। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियों को ये अच्छे ढंग से मालूम हो गया है कि नेता अपने साथ पैसा भी लाते हैं, बाहुबल भी लाते हैं, सामर्थ्य भी लाते हैं, जी, जी, लोगों जी। को डराने की क्षमता भी रखते हैं, और भय दिखा के या लोभ दिखा के, फ्री भी बांट के, दारू बांट के उनमें जीतने की क्षमता बहुत ज्यादा है। इसमें एक रिसर्च हुई है जो कह रही है कि यदि एक साधारण व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, चाहे वो एकदम पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे ही खड़ा जी, हो, निर्दलीय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और उसकी जगह यदि पॉलिटिकल पार्टी किसी अपराधी को खड़ा करती है तो उसकी जीतने की संभावना 3 गुना ज्यादा होती है। जी। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि उसमें कास्ट और धर्म का भी तड़का लगा दिया जाए तो अपराधी, कास्ट और रिलीजन, इन 3 चीजों को यदि मिक्स कर दिया जाए तो उसकी जीतने की संभावना 5 गुना ज्यादा हो जाती है। ये खोखली पार्टियां इन के इन प्रकार सत्ता में स्थापित होना चाहती हैं, तो हर पार्टी को जो है ना, ये क्रिमिनल्स बहुत ही महान व्यक्ति लगते हैं, उनको हर कोई वेलकम करने के लिए तैयार है। जी। अब बताइए हमारी राजनीति कितनी सड़ी और गली है, वो जो है ना उन्हें तो बिल्कुल लज्जत नहीं आती है, वो एक मंच बना के किसी भी व्यक्ति को कहती है आप मेरी पार्टी में आ जाओ, माला लगा के जो है हाँ, ना। बिल्कुल सम्मान तो करते जो व्यक्ति आपकी पार्टी में आ रहा है वो राष्ट्रहित के लिए आ रहा है या अपने पॉलिटिकल वोट नहीं सकने के लिए आ रहा है। हैं। जी अभी मध्य प्रदेश की सरकार गिरी, जी। आपको मालूम है क्या हुआ उसमें, हाँ। सभी लोगों को जो है ना कैबिनेट रैंक देने की बात कही गई, हाँ। सभी लोगों को जो है ना 35-35 करोड़ रुपए स्ट्रेटजी दिए बनाई गए। जाती है बाकायदा। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है उनको धन भी दिया गया, हाँ, धन जी। कहाँ से आया? तो जो लोग ये आए हैं, जी क्या वो राष्ट्रहित में आए हैं? इसका मतलब ये है कि ना तो आप महत्वपूर्ण हैं, ना ये राष्ट्र महत्वपूर्ण है। इन स्वार्थी काले अंग्रेजों को इन प्रकार अपनी सत्ता स्थापित करना ही इनका धर्म है, ये बात आप समझ लीजिए। तो जिनका धर्म इन प्रकार आपको मूर्ख बना के, आपको धर्म के आधार पर बांट के, आपको कास्ट के आधार पर बांट के, आपको फ्री भी बांट के, आपको जो है जान के ताज्जुब होगा कि आपको गरीब रखना इन काले अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी है। मालूम नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, एक चुटकुला टाइप का बहुत चल रहा है कि एक नेता गया कि मेरे भाई मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ, मुझे वोट दे देना। तो ये किसान था, वो थोड़ा समझदार था, उन्होंने कहा जरूर आपको ही देंगे, बस मुझे एक गधा दे दीजिए। तो नेताजी चारों तरफ गए, गधा उनको जो है ना वो 1000 रुपए देना चाह रहे थे, 1000 रुपए उनको गधा मिला नहीं। तो दिन भर की मेहनत करने के बाद शाम को फिर पहुंचे, या बोले मैं तो जो है बहुत मेहनत किया हुआ है, मुझे 20,000 के नीचे का कोई गधा मिल नहीं रहा है, तो तुम तो 1000 रुपए रख लो और मुझे वोट दे देना। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब क्या आप मुझे गधे से भी मूर्ख समझ में आते हैं क्या, मैं गधे से भी मूर्ख हूँ क्या? तो ये सब लोग जो है आपको गधे से भी मूर्ख समझते हैं और आपको अपना वोट बैंक के रूप में यूज करना चाहते हैं। यदि आप आज धनी और सामर्थ्यवान हो जाएंगे तो आपको इनकी फ्री वी की जो है ना अपेक्षा नहीं रह जाएगी। आप अपनी सामर्थ्य से अपने लिए अन्न ले पाएंगे, अपने लिए फ्रूट्स ले पाएंगे, अपने लिए वो चीजें ले पाएंगे जो आज आप सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं। इन दुष्टों ने घर घर में जो है अल्कोहल पहुंचा दी, घर घर में जो है मैं देखता हूं कि जो मजदूर हैं वो खाना नहीं खाते हैं आजकल, वो पाउच लेके आते हैं और दारू पीते हैं और बस नमकीन खा लेते हैं। उनका शरीर खोखला हो गया है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि वो
लेबर कहलाते हैं, लेकिन उनके शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि दिन भर वो लेबर कर पाए। हमने अपनी दुष्टता के लिए हमने हर चीज में फ्री भी बांट दी। आपकी आपकी उसकी फ्री भी क्यों दे रहे हैं? आप मुझे डिपेंडेंट क्यों बना रहे हैं? हमें आप सामर्थ्य क्यों नहीं दे रहे हैं? परचेजिंग पावर क्यों नहीं दे रहे हैं? यही रिजर्वेशन की स्थिति है कि भाई नेगेटिव मार्क लेने वाले को भी जो है नौकरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा। क्यों? और ऐसे मध्य प्रदेश में ऐसे डॉक्टर्स आए हैं जिनको नेगेटिव मार्क्स मिले हैं, मतलब उनको 0 मार्क्स से भी नीचे मिला है, क्योंकि वो नेगेटिव मार्क्स होते हैं ना, तो कट जाते हैं। जी जी जी। तो जो व्यक्ति नेगेटिव मार्क्स पाके जो है ना एमबीबीएस बना, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है हम अपना इलाज तो विदेश जाके करा लेंगे, ठीक है ना, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिजर्वेशन में आपको जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखना चाहते हैं, तो जहां वहां पे आप गरीब रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको वो मूर्ख रखना चाहते हैं जी। आपके सेंटिमेंट्स पे प्ले करके अपनी सत्ता को, अपने वोट बैंक को प्रिजर्व करना चाहते हैं। वो आपको मेरिटोरियस नहीं बनाना चाहते हैं। भाई आप जो है वजीफा दे दीजिए, किताबें दे दीजिए, ट्यूशन दे दीजिए, लेकिन कहिए कि रिजर्वेशन नहीं होगा, आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। 70 साल के बाद अभी किसी का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और आप ये देखिए कि जो है ना कौन लोग आते हैं, हमारे आईएएस आईपीएस जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, उन्हीं के बच्चे जो है ना आते हैं, वही आते हैं, राइट। गांव से निकल के तो लोग बिरले आ पाते हैं। तो ये रिजर्वेशन व्यवस्था क्या वोट बैंक को संभालने के लिए है कि सच में जो है ना लोगों को उत्थान के लिए है? और हम लोगों को पॉजिटिव उत्थान क्यों नहीं कर सकते हैं? हम उनकी मेरिट बढ़ाएं, हम उनको सपोर्ट दें, हम उनको जो है ना वीडियो ऑडियो 2500 तरीके के अच्छे टीचर से जो है ना उसे वो ज्ञान दें, जिससे कि उसके अंदर का जो मेरिट है वो बाहर निकले और वो जो है इस देश की सेवा करने के लिए आगे आए। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए इनका वोट बैंक महत्वपूर्ण है। या आपको डिवाइड कराएंगे, आप में कास्ट बाहर कराएंगे, आप में रिलीजन में बाहर कराएंगे, आपको गरीब रखेंगे। ये इन काले अंग्रेजों की चाल है और इनके पास एक शोषक तंत्र है। तुम नहीं मानोगे तो पटक पटक के आपको मारेंगे। आप इस आंकलन से सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत हूँ। और तो इस व्यवस्था से कैसे लड़ा जाए? अब अगर आप देखिए, हर चीज में कोई भी किसी की मास्टरी नहीं होती, लेकिन आज भी शायद हम दशा की बात तो बहुत करते हैं, अगर दिशा देते हैं तो उसके लिए इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। कभी देखिए, ये जो काले अंग्रेज ना आपके लिए अच्छा कानून बनाएंगे ना उसको बनाएंगे, ये हर किसी नेत्र के नियंत्रण में है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैंने रिसर्च करके 4 पत्र जो है ना माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे, जिसका निचोड़ ये था कि हमने रिसर्च कर ली है और मैं ये पा रहा हूं कि कोरोना के वायरस और उसका आरएनए स्ट्रक्चर नींबू के रस से टूट जा रहा है जी। और इसका मतलब है कि नींबू का रस आज के जितने भी वेरिएंट हैं और भविष्य में आने वाले जितने भी वेरिएंट हैं, क्योंकि हर वायरस जो है वो आरएनए एक आउटर स्ट्रक्चर और स्पाइक से मिलकर बनता है। तो जब नींबू का रस जो है वो आरएनए को ही तोड़ दे रहा है, तो उसके सामने कोई भी वेरिएंट नहीं टुकेगा। हमारी सरकार की संस्था पीआईबी ने नींबू के रस पे जो है एक उसको फर्जी की मोहर लगा के जो है दिखाया, सभी पेपरों में भी छापा। तो यह काम जो है, जिस टीम का प्रभारी एक जयदीप भटनागर थे, तो मैंने उनको फोन लगाया, किसी के माध्यम से उन्हें अप्रोच किया, उनको फोन लगाया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये बताइए कि आपने इसे फर्जी कैसे कहा? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो कोई नहीं आया ये बताने के लिए कि साहब ये साक्ष्य हैं और ये है वो है। हमने कहा आप कोई इंस्टीट्यूशन है, आपके पास कोई बताने के लिए क्यों आएगा? कोई कमीशन बनता और वो पूछता के साथ जो है ना हमें ऐसा मालूम पड़ा है कि नींबू का रस ऐसा हो रहा है, आप अपना डिपोजिशन करेंगे तो करेंगे। हमने कहा हमारे पास तो 536 पर्सनल जो है ना केसेस हैं जो कोरोना की बहुत ही बुरी स्थिति में थे और उन्हें हमने नींबू के रस से बाहर निकाला। और हमारे रिंकू चौरसिया ने जी ने जो पिछदवाड़ा से हैं, उन्होंने इस बारे में पूरे साक्ष्य भी जो है ना इकट्ठे करके रखे हैं, जो हमने क्राइम फ्री यूट्यूब चैनल पे जो है ना सब वो भी किए। जी जी जी। तो मैंने कहा कि क्योंकि आप फर्जी कह रहे थे तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसे सत्यापित करें। क्योंकि जो एक कन्नड़ बाबा थे, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने ट्राई किया और जिसने भी उसको किया वो जो है ना कोरोना के पॉजिटिव होते हुए उसको मार के जो है ना नेगेटिव हो गया, वो भी ओवरनाइट हो गया, वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो गया। ऐसे ही एक गोरे बाबा थे जो उन्होंने टीका लगाया हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमने अपने अनुयायियों को दिया और ये किया वो किया और वो सब ठीक हो गए। और एक सबसे बड़ा ऑथेंटिक तो जो एक रेड्डी ब्रदर हैं,
वो उन्होंने जो है ना 50 स्टूडेंट थे उस समय, तो हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी, तो उनके जो 50 स्टूडेंट थे उनको उन्होंने एक हॉस्टल में ठहराया, और वो सब RT-PCR में पॉजिटिव निकले कोरोना के, और उनको उन्होंने जो है 4 दिन तक नींबू का रस डाला, वैसे तो एक बार ही पर्याप्त है, और 4 दिन बाद जब RT-PCR कराया तो वो सब नेगेटिव हो गया। तो मैंने जयदीप भटनागर को बताया कि भाई साहब ये क्या फील्ड क्लिनिक नहीं है? सही मैंने कहा तो फील्ड क्लिनिक है, और चूंकि आप फर्जी कर रहे होते तो आप जाते उन रेड्डी ब्रदर के पास कि भाई साहब आप कह रहे हो तो वो 50 लोग कौन है, उनके RT-PCR कहाँ है, पहले का RT-PCR बताओ, बाद का RT-PCR बताओ, राइट। और दूसरी बात है, आपके जब लाखों के आपके पास लोग थे तो आप ही नींबू डाल लेते, भाई नींबू से कोई जो है ना खतरनाक चीज तो नहीं है। तो बोला नहीं साहब आपको नहीं मालूम है, एक व्यक्ति नींबू से मर गया। तो मैंने कहा कि मुझे मालूम है कि वो भी फर्जी इंफॉर्मेशन है, उसमें बताया गया कि सर एक व्यक्ति था उसने नींबू का रस डाला और रास्ते में मर गया। तो वो कोई जो है ना आर्सेनिक पॉइजन था कि जो है ना आपने डाला और वो जो है ना ऊपर पहुंच के साइनाइड का जहर था क्या? वो नींबू क्या साइनाइड का जहर है? नहीं, क्या नींबू का रस साइनाइड जहर है क्या? आपने डाला और वो मर गया? तो मैंने कहा कि हमारी जो है उसके भाई और उसकी पत्नी, उन दोनों की जानकारी मेरे पास भेजी गई है, और जिसमें बताया गया है कि ये कर्नाटका के अखबारों में भी छपा है कि वो लो ब्लड प्रेशर का मरीज था और उसकी डेथ जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। तो आपके पास एक भी केस नहीं है, और आपके दुष्ट डॉक्टर तो रोज 10-10 हजार लोगों को मार रहे हैं। जब आपके पास कोई इलाज नहीं है और आपकी इम्यूनिटी जो लड़ रही है, किससे लड़ रही है? कोरोना वायरस से, क्योंकि आपके पास तो कोई इलाज है नहीं, तो आप जो है एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं? एंटीबायोटिक से तो कोई वायरस नहीं मरता है, तो आप भर भर के एंटीबायोटिक देके हमारी इम्यूनिटी को खराब कर रहे हैं। फिर आपने स्टेरॉइड दे दिया तो हम जो है हमारी इम्यूनिटी सो गई। तो जब हमारी इम्यूनिटी सो गई तो इम्यूनिटी कौन लड़ेगा कोरोना वायरस से? और कोरोना वायरस इतना दुष्ट प्राणी कि वो 1000% पे बढ़ रहा है। फिर एक रेमडेसिविर टाइप की दवा आई जो मध्य प्रदेश में नकली भी बिकी। तो रेमडेसिविर कंपनी का खुद कहना है कि साहब हम जो है ना 10 से 15% जो है ना ग्रोथ रेट में फर्क पड़ जाएगा, राइट। अब हम कंपनी का एक क्लेम मान लेते हैं, तो अभी वो 1000% पे बढ़ रहा था, 15% कम मान लेते हैं, 10 से 15 का है, हम 15% मान लेते हैं। इसका मतलब है कि अब जो है ना कोरोना 1000% से ग्रो ना करके 850% पे ग्रो करेगा। क्या आपकी बॉडी कोरोना 1000% पे बढ़ रहा है, 850% पे बढ़ रहा है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो हमने अपनी इम्यूनिटी सुला दी और कोरोना वायरस को हाईवे दे दिया। यह हमारी मौतों के लिए जिम्मेवार है। हमने बल्कि मोदी जी को लिखने के बाद फिर हमने डॉक्टर पांड्या जी से बात की, जो कि ICMR के चीफ हैं। मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी जितनी भी RT-PCR टेस्ट हैं वो जो है ना लेबोरेटरीज आपसे जुड़ी हुई हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके पास हर दिन रिपोर्ट आती है। तो हमने ये टेस्ट किया है और हमने पाया है कि नींबू के रस से कोरोना वायरस का जो है वो RNA स्ट्रक्चर भी टूट जा रहा है और कोरोना मर जा रहा है। तो आप जो है अपने सभी लेबोरेटरीज को कह दीजिए जहां RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है उसमें एक ड्रॉप लेमन की डाल के दोबारा टेस्ट कर लें, वो उसमें DNA उसका RNA उड़ जाएगा और ये चीज आपको जो है ना कुछ घंटों में आपके पास पहुंच जाएगी। आप अगले दिन रिसर्च फाइंडिंग जारी कर दीजिए, राइट। यदि कोरोना वायरस से, यदि नींबू के रस से यदि कोरोना वायरस मर रहा है तो हमें वैक्सीन क्यों चाहिए? और दूसरी अब देखिए आप वैक्सीन की कहानी सुनिए। एक वैक्सीन 1200 रुपए की आती है, ठीक है ना, और कोई यदि ब्लैक नहीं हुआ तो 1200 रुपए। 137 करोड़ लोगों को यदि 1200 रुपए की वैक्सीन लगाएंगे तो इसकी कीमत होगी 17 लाख करोड़ रुपए। तो पहली डोज के लिए 17 लाख करोड़ चाहिए, फिर दूसरी डोज के लिए 17 लाख करोड़ चाहिए, फिर बूस्टर डोज के लिए चाहिए। इतना बड़ा पैसा क्यों चाहिए? मुफ्त का नींबू इससे यदि कोरोना वायरस मर रहा है तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों ये चेक, सरकार फ्री लगा रही है लेकिन सरकार तो हमारे टैक्स का पैसे से ही कर रही है। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, सरकार फ्री नहीं लगा रही है, सरकार हमारे टैक्स के पैसे से जो ना वो कर रही है। सरकार इसके लिए बहुत बड़ा ऋण ले रही है, हमारा डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। तो जब इतनी आसान बात मैथिली शरण गुप्त जो कि पुलिस वाले हैं, इज नॉट ए डॉक्टर, वो जब ऑथेंटिकली जो है ना इसको वेरीफाई कर सकते हैं और आपको बता रहे हैं, तो ये तो हो गया है साइंटिफिक ट्रायल। अब हम क्लिनिकल ट्रायल की बात कर रहे हैं। 536 केसेस में तो हमारे व्यक्तियों ने जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में थे ऐसे लोगों को जो डाला, जिसका पूरा ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, RT-PCR वगैरह से लेकर हर चीज है, उनके ऑडियो वीडियो भी प्रिजर्व्ड हैं।
ऐसे लोग जो है जिनका ऑक्सीजन लेवल 55 के आसपास तक नीचे गिर गया था, 2 या 3 दिन में उनको जो है ना पूरी तरह से बाहर लाके उनको 99 जो है ना ऑक्सीजन लेवल पे हमारे जो है ना रिंकू चौरसिया ये सब लोग लेके आए हैं, और इसकी सैकड़ों जो है ना न्यूज पेपर में छपी है। तो यदि कोरोना वायरस तो जो है वो जिंदा रहता है 14 दिन के लिए, राइट? तो यदि वो 3 दिन में ही 99 पे पहुंच गया, और वो भी किसी बिना उसके एंटीबायोटिक के बिना किसी उसके और बिना ऑक्सीजन सपोर्ट की, इसका मतलब है कि वायरस मर गया है, तभी तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ, नहीं तो 14 दिन बाद होना चाहिए था। तो एक क्लिनिकल भी जो है ये सिद्ध हो रहा है कि नींबू का रस जो है ना कोरोना वायरस को मार रहा है। अभी कितनी बड़ी देश के साथ रिश्ता है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो है ना के ऐप में ये सब चीजें दी गई, क्या कारण है कि जो है ना उन्होंने इसे अनसुना किया? क्या वो किसी दबाव में है? क्या वो भारत चाहता तो विश्व गुरु बन जाता और अपने लेमन को जो है ना बाहर एक्सपोर्ट करता, और पूरे देश, पूरे जो है ना ग्लोब को जो है ना कोरोना क्राइसिस से बाहर निकल जाता? या हमारी पूरी व्यवस्था जो है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, डॉक्टर्स, इनसे जो है ना घिरी हुई है और इनसे आगे नहीं निकल पा रही है, और इनके दबाव ज्यादा बड़ा है, राष्ट्र का हित छोटा है? आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो एक सोचनीय शब्द इसलिए भी है कि हेल्थ स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए पहले भी जो ये घरेलू उपचार होते हैं हम लोग इतना सेंसिटाइज करते हैं। नहीं, और वो आपके जो आपका जो किचन है, ये औषधिशाला है। हाँ। और ये जो मसाले थे पहले इसको औषधि ही कहते थे, मुगलों के आने के बाद उसे मसाला कहने लगे अपन। और यही कारण है कि चूंकि ये इसमें औषधि गुण थे, इसलिए सोने के रोड पे बिकता था, और इसी के कारण हम सोने की चिड़िया थे। तो अब सवाल ये उठता है कि हम जो है दुष्टों से घिर गए हैं। जो दवाइयां विदेशों में प्रतिबंधित हैं वो यहाँ पे धड़ल्ले से बिक रही हैं। बाहर जो है ना, आप जाइए, हमारे जो साथी आप लोग जो विदेश गए हैं, क्योंकि मैं तो काफी देशों में गया हूँ, तो मैंने ये पाया कि कोई भी आसानी से आपको एंटीबायोटिक नहीं देता है। तो एलोपैथी तो वहीं से आई है। फिर हमारे डॉक्टर ने इंडियन प्रोटोकॉल क्यों डेवलप कर लिए हैं कि आपको खांसी भी आएगी तो भी आपको वो बायोटिक दे देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे। और कोरोना के समय इन्होंने भर भर के जो है ना इतना इतना जो है ना एंटीबायोटिक दिया। क्या आपके शरीर में कोई घाव था क्या? इन डॉक्टर्स को क्या डर था? एंटीबायोटिक क्यों दिया? ये तो इनको मालूम है कि एंटीबायोटिक से वायरस नहीं बनता है। सिंपली पैरासिटामोल सिंपली नहीं देते, वो इसलिए देते हैं हाँ, जिससे कि दवाइयां बिके और उनको कमीशन मिले। आप याद करिए रजनी जी, जब मैं छोटा था, पढ़ता था, तो मैंने देखा कि वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैग लेके आता था और उसमें से वो डॉक्टर्स को बताता था कि ये दवाई ये हुई वो हुई, और कुछ कुछ दवाइयां सैंपल में दे देता था, कुछ जो है ना भेंट भी दे देता था। अब इन डॉक्टर्स को लगाइए, आप तो मूर्ख बन रहे हैं यार, छोटी मोटी गिफ्ट लेके। आज आप देखिए सभी हॉस्पिटल्स में सभी डॉक्टर्स ने अपनी एक फार्मेसी खोली। तो जब मैं ये सब बात जो है ना अपने रिंकू चौरसिया जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर आप भी कैसी बातें करते हैं। बोले यहाँ छिंदवाड़ा में डॉक्टर्स ने अपने नाम से मेडिसिन बना रहे हैं, और वो उस मेडिसिन को लिखते हैं वो जो कहीं नहीं मिलती है। तो फिर मैंने बाकी और डॉक्टर से बात की तो मुझे मालूम पड़ा कि ये तो पूरा रैकेट है। तो अपन अपने नाम से मेडिसिन लिख रहे हैं, चूंकि हम पॉपुलर हो गए हैं और हमारे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हम वो लिखेंगे जो कि और कहीं अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो तो हमने बनाई है, और फिर हम इंसिस्ट करेंगे साहब आप ये दवाई लीजिए। यही होता है। तो उसमें अब जो है यहाँ पे हम जो है टेस्ट के नाम पे पैसा खा जा रहे हैं, वहाँ पे जो है ना फीस के नाम पे पैसा खा जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि जो है फिर दवाइयों में जो है 80-90% पैसे जो है ना ये उसमें भी बनाने लगे हैं। आप ये देखिए, आप एक महिला हैं, पहले अधिकांश डिलीवरी नॉर्मल होती थी अब आज 99% सीजरियन होने लग गई हैं। तो क्या आप लोगों की जो है ना फिजियोलॉजी कुछ बदल दी भगवान ने? क्या नहीं, वो नहीं भगवान ने हमारे शरीर में कुछ, ये रिस्क जो है डॉक्टर के दिमाग में है क्योंकि उसे पैसा बनाना। हाँ, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, देखिए उसकी एक कारण ये भी है। आज एक नर्सिंग होम में या प्राइवेट हॉस्पिटल में हम ये कह रहे हैं कि हमारी वो दाइयाँ कहाँ गई हैं, हम उनको और प्रशिक्षित कर दें, उन्हें और मेडिसिन दे दें और प्रसव ठीक ढंग से कराएं। क्योंकि जब आप सीजरिन करते हैं तो आपको अगला भी सीजरिन करना पड़ता है, आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। ये एएनएम का जो कॉन्सेप्ट था वो इसीलिए बनाया, हमने तो कई वर्कशॉप किए हैं सर। नहीं, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है? नहीं, तो अब वो सरकारी तंत्र है ना,
जो जो तो सरकारी तंत्र की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सरकारी हाँ, तंत्र कोई से अकाउंटेबिलिटी का तो खाना नहीं है। उसके लिए है। जी। सरकारी तंत्र का काम है कि बजट का जो है ना यूज करो, सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र ये भी रहा है कि कई जगहों पे जो है ना डॉक्टर्स खुद ही जो है ना अपनी मशीन खराब कर देते हैं, जी। और बगल में जो जो एक्सरे सेंटर्स वगैरह हैं वो इस मशीन को खराब रखने के लिए और उनका व्यवसाय चलाने के लिए वो कुछ परसेंटेज इनको पहुंचा देते हैं। जी। तो आजकल जो है आप उनके यहाँ टेस्ट कराओ तो उसका भी परसेंटेज पहुंच जाता है, अपनी मशीन खरीद सरकारी मशीन खराब रखो इसका भी परसेंटेज मिलता है। तो ये तो आम के आम गुठलियों के दाम है, कुछ मत करो और चारों तरफ से पैसा आए। वो तो है। और यही कारण है कि ये डॉक्टर्स बहुत ज्यादा समृद्ध बन गए हैं। क्या एक बड़ा दुख का विषय है कि जो भारतीय संस्कृति में जहाँ ऊपर जो है ना डॉक्टर कहा जाता है और नीचे जो है ना ऊपर भगवान कहा जाता है और नीचे भगवान के रूप में डॉक्टर को हम मानते हैं, आज वो डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आज जो है ना डॉक्टर के कहने पे कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, वो सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन में जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसका ओपिनियन जो है ऑब्जेक्टिव ना हो, कि हमारे हित में ना हो, कि फार्मास्यूटिकल लॉबी की कंपनी उसमें है। बहुत सारी जो है ना चीजें, इंजेक्शंस और ये दवाई लेंस और ये मेडिकेटेड स्टंट जो बिल्कुल पेटेंट्स में आते हैं, वो आपको इतने महंगे बेचे जाते हैं और ये सब जो है ना पैसे की बंदरगांठ करते हैं, तो आपका शोषण कर रहे हैं और ये जो है आपको डराते भी हैं। आप ये देखिए, ये बात आपको हमेशा डॉक्टर्स कहते हुए मिल जाएंगे, अरे साहब आ गए आप समय पे, यदि 10 मिनट लेट हो गए तो आप ऊपर पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है। तो ये सब चीजें आज इस एंटी करप्शन डे पे हमको चर्चा करना चाहिए। क्या ये काले अंग्रेज अपने नियम कानून अपनी व्यवस्था को बदलेंगे? क्या ये शोषण का तंत्र जो कि उन्हें और उस तंत्र को रातों रात अमीर बना रहा है, क्या वो उसको जवाबदेह बनाएंगे? मेरे ख्याल से ये सोच और प्राथमिकता दोनों ही इस तंत्र काले अंग्रेजों की नहीं है। हमें एक बार फिर से जो है लड़ाई लड़ना होगी, इस देश को जो है सही मायने में जनतंत्र बनाने के लिए, सही में जो है उसकी एक ऐसी व्यवस्था हो जो कि आपके प्रोटेक्शन के लिए हो, आपको सेवा देने के लिए हो, आपके शोषण के लिए ना हो। वो आपकी जो है लॉर्ड ना हो, वो मजिस्ट्रेट ना हो आपके लिए, वो आपका सेवक हो। तो नेता भी सेवक हो और मशीनरी भी सेवक हो। अभी ये सब लोग जो है ना होंठ पे जो है ना लिप सर्विस के लिए जो है ना सेवक सेवक कहते हैं, ये सब अपने दरबार लगाते हैं, ये सब जो है ना अपना वो करते हैं। इन्हें इतनी लज्जा नहीं है कि इवन कोई बुजुर्ग महिला भी है तो उससे भी पैर छुलाने में इनको कोई लज्जा नहीं आती। तो ये लज्जाहीन, बेशरम, 42% अपराधी, और 42% तो रिकॉर्ड में अपराधी हैं, सही मामले में तो मेरे ख्याल से 100% अपराधी होंगे। और इन्होंने जो है भ्रष्टाचार की व्यवस्था कर दी, फ्रीबी की व्यवस्था कर दी, चुनाव को महंगा कर दिया। आपके हिसाब से कितना चुनाव में पैसा लगता है? प्रधान के चुनाव में तो आप इसमें 2-2 करोड़ रुपया हो जाता है। तो यदि मैथिली शरण गुप्त कहें कि हमारे पास एक फार्मूला है, हम एक्सपेंडिचर फ्री भारत जो है ना स्टैब्लिश कर, एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन पे जा सकते हैं। अभी तेलंगाना सरकार ने एक ऐप जारी किया है, वोटिंग ऐप, वैसे ही एक वोटिंग ऐप बना लिया जाए। उसमें जो है ढेर सारे, उससे पहले आपकी आइडेंटिटी जो है वो ऑथेंटिकेट कर ली जाए, फिर आपसे कहा जाए कि आप चारों तरफ घुमाइए, आप कमरे में आपके अलावा और कोई नहीं है। फिर जो है ढेर सारे टेस्ट जो है ना आपके हो सकते हैं, जिससे ये देखा जा सकता है कि आप डरे हुए तो नहीं हैं, आप अपने सेंसेस में तो नहीं हैं, आपको किसी ने दारू तो नहीं दे दी है। और तो वो टेस्ट के माध्यम से जब आप टेस्ट पास कर लेंगे तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ना आप डरे हुए हैं, ना किसी लिकर के प्रभाव में हैं। और फिर जो है कैनवासिंग में 1-to-1 कैनवासिंग में प्रतिबंध होना चाहिए, और इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है ना एक अपराध होना चाहिए। क्योंकि आप 1-to-1 जाके क्यों जाना चाहते हैं? आप 1-to-1 आज के डिजिटल जमाने में आपको जो कुछ भी कहना है, आप जन के नेता हैं तो आप डिजिटली कहिए। इलेक्शन कमीशन की एक विंग आपके द्वारा कही हुई बातों को पहले सभी को डिसेप्ट करेगा, और एक सप्ताह पहले आपके एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको ही दिखाए जाएंगे, और फिर आपसे कहा जाएगा कि आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने ये किया, आप ये कैसे कर पाएंगे? तो आपकी वाक चातुर्यता, आपका तर्क, आप एक सच्चे अच्छे दिमाग के व्यक्ति हैं, ये सब चीजें जो है ना रिकॉर्ड पे आ जाएंगी। यदि आप पहले एमएलए या एमपी रहे हैं तो उसके एक्सट्रैक्ट निकाल के दिखाए जाएंगे कि आपने
एमएलए एमपी के दौरान क्या किया, तो आप सोते रहे, आपने क्वेश्चन पूछा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या आपने कानून के निर्माता की जो भूमिका आपको दी गई थी क्या उसका आपने निर्वहन किया, तो हम वो अकाउंटेबिलिटी ला पाएंगे। जब आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, जब उनके सभी के आप वीडियो देख लेंगे इंक्लूडिंग द ग्रिलिंग, जो पब्लिक ग्रिलिंग करेंगे, स्पेशलिस्ट ग्रिलिंग करेंगे, अब इसके बाद जो है ना आपको सर्टिफिकेट देगा, नाउ यू आर इन्फॉर्म्ड पर्सन टू वोट। उसके पहले तो वो आपको वोट नहीं करने देगा, राइट। अब आपने वोट किया तो ये इन्फॉर्म्ड वोटिंग होगी। तो ये बताइए कि ये बिना खर्च की है कि नहीं है? जी बिल्कुल सही है। इसमें जो है पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? आपको ना बूथ बनाना है, ना पब्लिक को लगाना है, ना पुलिस को लगाना है, सब लोग अपने अपने एनवायरनमेंट में कर रहे हैं और कहीं पे कोई गड़बड़ी का स्कोप नहीं है, और इट विल बी ए वेरी इन्फॉर्म्ड इलेक्शन। नहीं, आप बताइए, इसमें कोई बड़ा मुश्किल काम है? नहीं, कोई मुश्किल काम यदि इनको मुश्किल लग रहा है तो मैं शायद को जिम्मेवारी दे दीजिए, मैं 1 महीने में जो है इनको पूरी व्यवस्था दे देखिए, वैसे भी वोट देने जाते हैं पब्लिक के उसमें, तो हमेशा ये नेता हाथ जोड़ के कहता है मैं जनता का सेवक हूँ, तो वो जब वो तो उसी दिन कहता है जिस दिन वोट मांगता है, बस उसके बाद नहीं कहता, उसके बाद तो भूल जाता है वो। तो चलिए, ये व्यवस्था जो कि ये काले अंग्रेज जनता का सेवक कहते हैं, ये सिर्फ वोट मांगने के दिन होते हैं। ये आपको किसी भी तरीके से फ्री भी बांट के, आपको निकम्मा बना के, आपको शोषण करके, आपको जाति धर्म पे बांट के, आपको साड़ियाँ बांट के, किसी भी तरीके से आपको गरीब रखना चाहते हैं जिससे आप उनके वोट बैंक बने रहें। यह आपको एक अच्छी व्यवस्था देना, ये आपको अपनी अच्छी व्यवस्था बिल्कुल नहीं देना चाहते। अच्छी व्यवस्था के नाम पर इनकी रूहें कांप जाती हैं। अब सवाल उठता है कि फिर कैसे किया जाए। तो अभी किसान आंदोलन में 3 एक्ट जो है वो वापस हुए। जी, आपका क्या कहना है उसके बारे में? मैंने तो एक्ट ही नहीं देखे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आपने एक्ट नहीं देखे हैं, लेकिन अच्छा हुआ वो एक्ट विड्रॉ हो गए, राइट। क्योंकि आपकी पूरी एग्रीकल्चर जो है वो कैपिटलिस्ट के हाथों में पहुंच जाती, और उनके जो है ना वो आपके जो है ना देर क्यों कर दी? क्योंकि आप जो है महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, आपके ऊपर आपकी गोली भी चला ली, आपके 700-800 लोग मर भी गए, आपके ऊपर मुकदमा भी लाद लिए। अब आप इतने कठोर प्राणी निकल गए, और सामने चुनाव है, तो फिर हमें बस तो बात वहीं पर आ गई ना। करेक्ट। इसका मतलब है कि क्या आंदोलन करना एक अच्छा तरीका है, या हमारी चुनी हुई सरकार से, चाहे वो कितनी दुष्ट हो, चाहे उन्होंने कास्ट के आधार पर, चाहे वो क्रिमिनल क्यों ना हो, चाहे कास्ट में फ्री भी पे दारू बांट के कैसे भी वो आई है, लेकिन वो आपकी प्रतिनिधि और आपकी चुनी हुई सरकार है, आपके वोट चाहिए। इसमें कोई आपको आपत्ति है? नहीं। तो आपकी चुनी हुई सरकार से आपका संवाद कैसा होना चाहिए? हम अपनी चुनी हुई सरकार के विरुद्ध जो है धरना क्यों दें? हम उसको जो ना रेल रोको आंदोलन क्यों करें? हम पब्लिक की संपत्ति का तोड़फोड़ क्यों करें? वो पब्लिक की संपत्ति हमारे टैक्स से बनी हुई है जी। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और ये काले अंग्रेज यदि आप ये करेंगे, तो यदि आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से भी कर रहे हैं, तो ये अपने गुंडों को भेज के वहां पे खुरापात कराएंगे, और फिर आप पे जो ना लाठी चलाएंगे, आप पे गोली चलाएंगे, आपके खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम करेंगे। तो हम इन्हें अपने ऊपर मुकदमे कायम करने का मौका क्यों दें? हम इन्हें अपने ऊपर डंडे चलाने का मौका क्यों दें? हम इन्हें अपने ऊपर गोली चलाने का मौका क्यों दें? तो और क्या तरीका है? तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं। कोरोना के समय उन्होंने बताया कि दीपक जलाओ और थाली बजाओ। ये दीपक जलाओ और थाली बजाओ, ये माननीय नरेंद्र मोदी का संदेश इस देश के जो है ना परिवर्तन का आधार बनेगा। जी जी। ये परिवर्तन कौन करेगा? क्या परिवर्तन होना है? तो क्राइम फ्री भारत अपने स्तर पर जो है कैसे क्राइम फ्री बनाएगा, कैसे इस सिस्टम को अकाउंटेबल करेगा, कैसे जो है वो लीगल अकाउंटेबिलिटी लाएगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग लाएगा, कैसे लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी लाएगा, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी लाएगा। इसमें बहुत सारे हमारे वीडियो है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन वीडियो को देखिए, आप विस्तार से बात समझ जाएंगे। हमारे क्राइम फ्री भारत पे ढेर सारे हमारे इंटरेक्शन हैं स्टूडेंट के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, जहां हम उन टेक्नोलॉजी को बनाने की बात कर रहे हैं और उनको हम अपने स्टूडेंट को समझा रहे हैं, और स्टूडेंट जो है ना उसको बना के उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि मैथिली शरण गुप्त ने जो है 12 जो है ना स्मार्ट इंडिया हैकाथन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट जारी किए थे, और उस पर जो है ना बहुत सारा जो है ना मटेरियल जो है और बहुत सारे चीज़ें डेवलप हो पाई थी। लेकिन
कोरोना के कारण हम उसे इंटीग्रेट अभी नहीं कर पाए हैं और उसका हम पूरा लाभ अभी नहीं ले पाए हैं, लेकिन वो सब चीज़ें हम बना चुके हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे कि 53 इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी से हमारा जो है ना MOU है। हजारों की संख्या में स्टूडेंट हमारे साथ मेजर और माइनर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बना ली गई हैं जो कि क्राइम फ्री भारत का आधार बनेगी। अभी हम जो है क्राइम फ्री एग्रो मॉड्यूल, क्राइम फ्री आयोस मॉड्यूल की टेक्नोलॉजी बनाने में है और हम इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि 6 महीने में वो टेक्नोलॉजी हमारी बन जाना चाहिए। तो हम पूरे इकोसिस्टम के साथ अपने देश के किसानों को की जो आमदनी ओवरनाइट जो है 5 गुना बढ़ाएंगे और उसके लिए कोई बड़ा साइंस नहीं है। हमने एक सिस्टम निकाल लिया है जिसके तहत जो कॉस्ट है वो हम दूसरे अकाउंट में एलोकेट कर पाएंगे। तो लगभग अभी 80% कॉस्ट जो ना लग रही है और यही कारण है कि हमारे किसान जो है ना आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि जैसी उनकी फसल फेल होती है या फसल की उन्हें कीमत नहीं मिलती है तो उनके जो उन्होंने पैसा लगाया वो उतना पैसा भी उनको नहीं मिल पाता है और उन्हें लगता है कि इसको ट्रांसपोर्टेशन करके हम मंडी तक ले जाएंगे और मंडी में जो है शोषक व्यवस्था उनसे और भी सोचेगी तो वो उसे मंडी ले जाने की बजाय रोड पे फेंकने में ज़्यादा जो है ना रुचि रखते हैं। तो हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें कि हम डायनामिकली डिमांड भी कैलकुलेट कर पाएंगे, कितना एरिया किस फसल के लिए जाना चाहिए ये हम किसानों को बता पाएंगे और हम किसानों को एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग दे पाएंगे और हम अपनी सामर्थ्य से पूरा इकोसिस्टम देते हुए किसानों की इनकम ओवरनाइट 5 गुना बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो कॉस्ट है वो किसी दूसरे अकाउंट में सेटल होगी तो आपको बने MSP मिलेगी जो सरकार देने के लिए तैयार नहीं है और वो भी कॉस्ट फ्री मिलेगी। तो आप बताइए 5 गुना इनकम बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई है। ऐसे ही जो है हम अपनी आयोस व्यवस्था के तहत एक इंटीग्रेटेड जो है ना रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसके तहत हम जो है लोगों को जो बेस्ट है उस डिसीज के लिए उसके लिए जो है ना वो ट्रीटमेंट उसको हाँ अवेलेबल कराया जाएगा। यदि उस स्टेज पे जो है आयुर्वेद अच्छा काम करेगी तो आयुर्वेद करेगी, होम्योपैथी तो होम्योपैथी करेगी और सभी पैथी एक साथ काम करेंगी क्योंकि उनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हम 10-15 मिनट के गैप से जो है ना तीनों पैथीज का जो ना दवाइयाँ ले सकते हैं। तो एक्सपर्ट जो है कि गाइडेंस में थ्रू जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो सब निर्णय लिए जाएंगे और कोई एक पैथी जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगी और उसके यदि कोई नेगेटिव इफेक्ट है तो उनको जो है ना दूसरी और तीसरी पैथी से जो है ना दूर करेंगे। और शुरू में तो हम इलाज की बात कर रहे हैं, फिर हम जो है दीर्घायु बनाने की बात करेंगे। हमारे जो आटे होंगे वो दीर्घायु के आटे होंगे, आपकी बीमारियों से निपटने के आटे होंगे। तो हम जो है देश को जो है ये बीमार व्यवस्था से दीर्घायु वाली व्यवस्था पे ले पाएंगे। मैं रजनी जी आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपको ये मालूम है क्या कि आने वाले समय में 5 साल के अंदर ये भारत जो है कैंसर रिच भारत होने वाला है। हाँ होने वाला है। कैसे होने वाला है आपको मालूम है? नहीं तो मैं बताता हूँ। हाँ देखिए मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि इसको रोक सकते हैं। मैं ये कॉल लैंडलाइन अच्छा लाइव आ रहा है, सॉरी। तो मैं बताऊं, आप फोन छोड़ देते हैं, फोन जो ना जिसको जरूरत होगी वो दोबारा लगाएगा और नहीं लगाता तो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मैं आपसे यदि ये कहूं कि यदि हमने कोई टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया तो 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो है वो कैंसर से सफर करेंगे और जब परिवार के 2 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती होंगे तो उसको अटेंड करने के लिए 1 व्यक्ति लगेगा जी। इसका मतलब है इस देश की 99% पॉपुलेशन कैंसर या कैंसर रिलेटेड विभीषिका से जूझ रही होगी। तो आप मुझसे पूछेंगे इसका क्या आधार है, तो मैं आपको आधार बताता हूँ। पंजाब जो है ना इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है। वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करने के कारण इतनी बड़ी संख्या में जो है ना कैंसर के मरीज हो गए हैं कि वहाँ कैंसर ट्रेन चल रही है, राइट। आपको शायद ये मालूम हो या नहीं मालूम हो, हमारा जो है ना मिट्टी जो है ना मृत प्राय हो गई है। यदि हम उसे केमिकल फर्टिलाइजर की डोज नहीं देंगे तो वो इनर्ट हो गई है, आपको कुछ पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। अब जो है हमने ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट कर दिया है जी। जो बादल जो है ना जो गर्म होके जो वास बन के जो बादल में जा रहा है तो एडजॉइनिंग एरिया में एसिड रेन हो रही है। ये तो दिस इज वन। अब हमारे जो अन्नदाता किसान हैं, हर किसान जो है अपने भैंसों को, बकरियों को, मुर्गियों को, फलों को, सब्जियों को हार्मोन इंजेक्शन दे रहा है।
कि हार्मोन इंजेक्शन जो है ना विल बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। जी जी जी। अभी हमारी फसाई ने जेनेटिक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के लिए भी अनुमति दे दी है, अभी अभी कुछ दिन पहले। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिकली टर्मिनेटेड जो सीड हैं, तो जो सीड का मुख्य गुण है फसल को रिक्रिएट करना, बीज से ही क्रिएटिविटी, मल्टीपल क्रिएटिविटी आती है। तो जो चीज जो है क्रिएटिविटी के लिए है, जो चीज जो है ना रिप्रोडक्शन के लिए है, यदि हम उस गुण को काट दें तो ये आगे वाले समय में ये भयावह जो है ना कंसिक्वेंसेस देगा कि नहीं देगा। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विल बी ए वेरी बिग रीजन फॉर कैंसर्स एंड ऑटोनोमस डिसीजेस, नंबर 1। अब जो है इसके बाद अपन आते हैं तो हमारे डॉक्टर्स जो है इतने ढेर सारे एंटीबायोटिक्स और ऐसी दवाइयां दे रहे हैं जो बाकी जगह पर जो है बंद हैं और वो आपको दी जा रही हैं, तो उससे हमारी सेल कंफ्यूज हो गई है जी। तो ये मेडिसिन जो है ना एक जहर का काम कर रही है, ये कैंसर का कारण बन रही है। अब जो है आखिरी बात बताते हैं कि आप 16 करोड़ लीटर जो है दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध जो है आप खपत कर रहे हैं, तो 16 48 जी, ये 48 करोड़ लीटर जो है ना ये दूध कहाँ से आ रहा है। तो ये आसानी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये केमिकल ओरिजिन का है जी। और ये केमिकल ओरिजिन के जो है ना मिल्क और उसके प्रोडक्ट को यदि हम लगातार 4 साल तक उपयोग करेंगे तो रिसर्च ये कह रही है कि 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। तो इन चारों पांचों कारण से आप सहमत नहीं है कि हमारे जो है ना हर 3 में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा? बिल्कुल होगा। ये आपको बात लॉजिकल लग रही है? हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात जो कह रहा हूं ये तो तर्क सम्मत बात है। जी जी जी। और अभी लोग आप छिपा रहे हैं, अभी भी हर परिवार में एकाध तो हो ही गया है। हाँ, बिल्कुल सही। हर परिवार में एकाध कैंसर तो हो गया है। अब जल्दी इसकी संख्या डबल हो जाएगी 5 साल में। तो जब हमारी 99% पॉपुलेशन कैंसर जैसी विभीषिका से जूझेगी, तब हमारे परिवार की स्थिति क्या होगी, हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी, हमारी फाइनेंशियल स्थिति क्या होगी, हमारी कृषि कहाँ जाएगी, हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ जाएंगी, हमारा सर्विस सेक्टर कहाँ जाएगा, भारत का जो है स्थिति कितनी खराब होगी। अभी कोरोना वायरस ने सिद्ध कर दिया है कि हमारी स्थिति कितनी कृपण होगी, और इसने ये भी सिद्ध कर दिया है कि हमारे दुष्ट डॉक्टर जहां जिसका कोई इलाज नहीं है वहां पे करोड़ों लोग का बिल बना सकते हैं और आपको जो है ना मरने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हमारे देश की इतनी खराब व्यवस्था, जो ICMR है, जो PIB है, जिसे पब्लिक को अच्छी बात बताना चाहिए, वो गलत चीज़ों को छिपाने में ज़्यादा अपनी एनर्जी खर्च कर रही है। यह एक बहुत ही विडंबना का विषय है। तो जब आपके 99% व्यक्ति सफर करेंगे तो ये दुष्ट लोग उसमें भी आय की जरिया खोजने की कोशिश करेंगे। आपने डॉक्टर्स को कहता सुना होगा कि अरे साहब आप बड़ा खराब सीजन चल रहा है, तो कहते हैं यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, आप उसे पहले काट दो। तो वो कहते हैं कि साहब जो है ना सभी लोग स्वस्थ रह रहे हैं, बड़ा खराब सीजन है। मतलब हमारे डॉक्टर ये सोचते हैं कि आप स्वस्थ हैं तो खराब सीजन है। यदि इस मानसिकता की हमने अपने आप को लाके खड़ा कर दिया है तो इस देश को कौन संभालेगा। यहाँ काले अंग्रेज है, यहाँ पे शोषण करने वाली मशीन है, वहां पे जो है ना किसान भी आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, यहाँ पे जो है ना बिजनेसमैन भी गड्ढा खोद रहा है। कहते हैं एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो अब फिर से आते हैं कि ये जो जितनी बुरी स्थिति बताई जा रही है, इसका कोई निदान है, कोई निकाल है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या कोई रास्ता है या ऐसे ही सब चलता रहेगा। तो जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो किया है, मैं आप लोगों के साथ मिलके अपने युवा जो है ना साथियों के जरिए आपके टेक्नोलॉजी का जो है जो इन्वेंशन करते हुए मैं आपको जो ना आश्वस्त करता हूं कि एक बहुत ही प्रभावी व्यवस्था मैथिली शरण गुप्ता आपको देंगे। लेकिन साथ ही हमें जो है अभी आज 9 दिसंबर 2021 है और चुनाव तक इस समय का हमें बहुत उपयोगी ढंग से यूज करना है। हमें अपना संवाद का तरीका बदलना है। हमें जो काम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं, वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं, पूरी मेजॉरिटी में हैं। तो हमें हर वीक और 15 दिन की प्रायोरिटी बना के, जरूरत पड़े तो नियम कानून के ड्राफ्ट बना के वी शुड गो टू नरेंद्र मोदी जी एंड विल से साहब इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना है, प्लीज इनेक्ट इट।
यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तब आप जो है वो नहीं रहेंगे जिसका होने का आपको गुमान है। जी भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। जी और यदि ये मानते हैं कि 2021 से 2024 के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यदि वो जन अपेक्षा जन भावनाओं को मानते हुए यदि वो सब चीजें कर देते हैं तो क्राइम फ्री भारत में और मेरे सभी करोड़ों साथी ये सुनिश्चित करेंगे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा जो है 2024 में सत्ता में स्थापित हों। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो सत्ता से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। अब हमारे संवाद का तरीका क्या हो, तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे जो वीडियोज हैं वो सब लोगों तक पहुंचाइए, वो एनर्जी जागृत करिए, और जैसे ही हमारी संख्या 1 आध करोड़ के आसपास पहुंचती है हम हर सप्ताह जो है मोदी जी से उस सप्ताह की या उस 15 दिन की क्या अपेक्षा है वो जारी करेंगे। यदि वो उन्होंने उतने काम कर दिए तो हम उनकी स्तुति गान करेंगे, उनके फेवर में उनका स्तुति गान करते हुए वीडियो जारी करेंगे, दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हम काले बैजेस पहनेंगे, हम जो है उन्हें अपने गांव में नहीं घुसने देंगे, हम जो है उन्हें अपने किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे, हम उनके किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए वो गाड़ियां भेजें, चाहे वो खाना दें, चाहे वो जो है ना लंच डिनर दें और साथ में 500 रुपए दें, तो वो भी नहीं करेंगे। और जहां हमारा अधिकार क्षेत्र होगा हम उनको व उनके लोगों को नहीं जाने देंगे। यह संदेश यदि उनके पास जाएगा तो ये राजनेता बहुत चतुर प्राणी होते हैं, यह लोगों की जो है ना नस नस को पहचानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस बात को समझेंगे और हम उन्हें, जो कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जनहित में वो सब करने के लिए इस समय का उपयोग करेंगे 2021 से 2024 का। और यदि वो ये सब कर देते हैं जिसमें उनका खर्च भी नहीं होगा जी तो हम 2024 में पूरी शक्ति के साथ उनको जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध है कि इसका तरीका ये है कि हमें अपना संवाद बनाना पड़ेगा। तो जो लोग भी आप हैं अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में अपने वीडियो बनाइए, हमारे वीडियो भेजिए, और ओवरनाइट जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन करोड़ों में पहुंचाइए। एक बार 1 करोड़ में पहुंच गया ये तो फिर हमारा संवाद जो है ना कोई भी इग्नोर करने की स्थिति में नहीं रहेगा। क्योंकि हमने सब जो है ना प्लान बना के रखा है, तो हम वीकली या फोर्टनाइटली जो है ना अपनी लिस्ट जारी करेंगे। यदि वो हो गया तो स्तुति गान करेंगे, यदि नहीं हुआ तो भर्त्सना करेंगे, ब्लैक पट्टियां पहनेंगे, और जो हमने कहा है कि इनके किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, इन्हें किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, और अपने प्रभाव क्षेत्र में इन्हें घुसने भी नहीं देंगे। ये तरीका हम करेंगे। और लेकिन हम चक्का जाम नहीं करेंगे, हम रेल रोको नहीं करेंगे, हम इनको जो है ना फर्जी मुकदमा कायम करने का मौका नहीं देंगे, फर्जी लाठी चलाने का मौका नहीं देंगे, फर्जी जो है ना उत्पात करने का मौका नहीं देंगे। आओ इस नई व्यवस्था में आप जो लोग जहां पर भी हैं, क्योंकि यह व्यवस्था जो है ना एक कॉस्मिक प्लान के तहत आ रही है, तो मुझे विश्वास है कि कॉस्मोस ने ऐसी सैकड़ों शक्तियां जो है पैदा की हुई हैं, जो कई वर्षों से लगी हुई हैं, उन्हें एक मंच नहीं मिल रहा है। मैं उन सभी तपस्वियों को, मनुष्यों को जो मैं आह्वान करता हूं कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से जुड़ें। मेरा मोबाइल नंबर है 9425606040। कृपया आप अपना मैसेज दें, आपने क्या काम किया है वो बताएं, हम आपसे जुड़ेंगे। हम आपके ज्ञान को, आपकी तपस्या को प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्रिएट करके इस देश को जो है हम समृद्धशाली बनाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने इकोसिस्टम के माध्यम से। आओ हम सब मिलके एक समर्थ भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। और रजनी जी, आप इतनी बुजुर्ग हैं और आपने इतना समय जो है ना दिया, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका जो प्रभाव क्षेत्र है जी आप उनकी सूची बनाइए, जो प्रभावशाली लोग हैं उनके पास खुद जाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम अपने दम से अपने देश को जो है ना शक्तिशाली बनाएं, समर्थ बनाएं, वैभवशाली बनाएं, कैंसर मुक्त बनाएं, और हम जहर की बजाय अमृत पैदा करें, और अमृत को अमृत के भाव में बेचें, वो भी अपने इकोसिस्टम के तहत। बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर है वो तो जो ना कृपण होता जा रहा है, और ये बीच के लोग वो जो है ना बहुत पैसा कमा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। आप भी लोग, सभी लोग जो आज कमा रहे हैं इससे 5 गुना ज्यादा कमा पाएंगे, लेकिन वो वॉल्यूम के कारण कमा पाएंगे और वो अमृत बेचने के कारण कमा पाएंगे। दूसरों को धोखा देके, दूसरों को अपना जो है ना प्रॉफिट मार्जिन बना के इस सब चीज की जरूरत नहीं होगी। हम सब मिलके जो है अपने भारत को समर्थ बनाने में कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।